है वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बच्चे कम ऐड हुए थे तो मैंने सोचा कि आप साथ शेयर कर लिया जाए, कि जो बच्चे ले सकते हैं वो ले लें। एट्रोफ रीनल म्यूकोजा होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी में, क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो एपिथेलियल सेल्स की डिफरेंशिएशन करवाता है। ठीक है, चलो, क्योंकि तो ये जो चीजें बुक के रहे हैं जो मैं मेरे जो होते हैं वो बाप माँ बाप का अच्छा बेटा कौन होता है, जिसकी गुड मेमोरी होती है। सो बेटा वन इज फॉर गुड मेमोरी, बीटा वन थायामीन, सही है, इज फॉर गुड मेमोरी। ठीक है, बेटा वन किसका है, बाप, बाप का है ना बेटा, बेटा किसका है, बाप का। और बेटा वन का नाम क्या है, मीन। तो बाप आपने फॉर बेटा वन, बाप था। फॉर बी फॉर ब्रांच चेन टोएस, याद रखें बाप। बी फॉर ब्रांच चेन कीटोएसिड हाइड्रोजनेज डिहाइड्रोजनेज। ए फॉर अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज। और पी फॉर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये बेसिकली ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है उसके ये सारे पाथवेज हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं ये पाथवेज भी। ये ग्लूकोज वाली टीसीए साइकिल और ऊपर जो है ग्लूकोज वाली ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी भी एचएमपी शंट में आती है। तो अगर मैं कहूं कि ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं उनके लिए ये को फैक्टर है, जो को वेक्टर है, इसीलिए तो ये ग्लूकोज प्रॉपर रखता है। तो उसकी वजह से क्या होती है, गुड मेमोरी बनती है। सो ये को फैक्टर है, कॉन्सेप्ट लो ना, ये को फैक्टर है। तो अगर मैं कहूँ इसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो उसमें क्या होगा, अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, इम्पेयर्ड ग्लूकोज ब्रेकडाउन। गौर से देखें, इम्पेयर्ड ग्लूकोज ब्रेकडाउन। और जब इम्पेयर्ड ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगी तो एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, देयर विल बी लेस एनर्जी, राइट। ठीक है, और किन टिश्यूज में, जो हाईली एरोबिक टिश्यूज होती हैं जिस तरह ब्रेन और हार्ट, ठीक है, तो उसमें एटीपी डिप्लीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ब्रेन और हार्ट, दिमाग और दिल असरअंदाज होंगे। तो अगर दिमाग असरअंदाज होता है, व्हाई एम यूजिंग दिस वर्ड दिमाग, अगर दिमाग असरअंदाज होता है तो डी से दिमाग, डी से ड्राई बेरी बेरी डी से दिमाग, डी से ड्राई बेरी बेरी, तो इसको कहेंगे ड्राई बेरी बेरी। और अगर हार्ट असरअंदाज होता है तो उसको कहेंगे वेट बेरी बेरी, उसको क्या कहेंगे, वेट बेरी बेरी। डन, डन। नाउ यू नो कि व्हाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन विटामिन बी वन डेफिशिएंसी, थायमीन की डेफिशिएंसी में ये क्यों होता है। ठीक है, फिर इसमें वर्निक इनकेफेलोपैथी भी होती है, कैनोबियर सिंड्रोम भी होता है। ठीक है, और इधर एंड पे उसने लिखी हुई है चीज कि स्पेल बेरी बेरी एज बेरी, आई की जगह वन लिखी, B1 टू रिमेंबर। ठीक है, फिर इसमें ये जो कैनोबियर सिंड्रोम है, C फॉर कंफ्यूजन, A फॉर अटेक्सिया, N फॉर निस्टेगमस, O फॉर अप्थेल्मोप्लेजिया। तो ये कैनोबियर जो होता है ये होता है वर्निक इनकेफेलोपैथी में। और जब इसके साथ इम्यूनिस्टिक डिसऑर्डर, इम्यूनिस्टिक यानी मेमोरी वाले मसले भी शुरू हो जाएं तो ये क्या होगा, कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, तो इसको इकट्ठा कह देते हैं वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। इसमें डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस वगैरह डैमेज होते हैं। डन, क्लियर है सर, क्लियर है बातें। अच्छा, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। तो B2 में आपने क्या चीज याद रखनी है, आपने याद रखना है कि B2 जो होता है ना,
इसमें एफ लेटर याद रखना है, सही है, FAD और FMN, ठीक है, FAD और FMN ये राइबोफ्लेविन से ड्राइव्ड होते हैं। B2 है तो 2 ATP और 2 C's जो होते हैं वो याद रखने हैं, चिलोसिस, ठीक है, चिलोसिस और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, ठीक है। और इसमें ना F में इन्फ्लेमेशन भी याद रखें, इन्फ्लेमेशन, इसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन ये जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस वगैरह भी हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, सही है। सो टंग की इन्फ्लेमेशन को और ये 2 चीजें और भी इधर होती हैं, इन्फ्लेमेशन, डन। राइबोफ्लेविन का इतना ही है। अब B3 फेमस निमोनिक है, प्लेगरा, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस एंड इवन डेथ, ठीक है। और इसमें 3 ATPs जो है नायासिन, उसमें 3 ATP आगे आ जाए जी। B4 होता ही नहीं है, B5 पेंटोथेनिक एसिड। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड पेंटोथेनिक का मतलब, पैन का मतलब ऑलमोस्ट होता है, दैट इज पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। जो आप पेंटा, नॉट PEN, दिस इज पैन, सही है, पेंटो मतलब सारे फूड्स में होता है, इसलिए इसकी क्या, सो पेंटो का मतलब डेफिशिएंसी बहुत, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, सही है, और बर्निंग सिंड्रोम। F से B5 की डेफिशिएंसी में। अब पैराडॉक्सिन B6, ये क्या कॉज करेगा, B6 क्या कॉज करेगा, तो B6 की डेफिशिएंसी क्या करती है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरोपैथी वगैरह कॉज करती है। आइसोनाइजिड एक ड्रग है, वो भी बेसिकली इसी की डेफिशिएंसी करवाती है, विटामिन B6 की, इसलिए आइसोनाइजिड के साथ पैराडॉक्सिन देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम अभी रेफ्यूला में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। B7 जो होता है वो बायोटिन होता है, ठीक है। तो ये जी इसकी डेफिशिएंसी होती है जब रॉ एग वाइट, एविडिन, एविडिन खाया जाए, तो इसलिए इधर इसने निमोनिक बड़ा अच्छा लिखा है, एग वाइट्स एविडली बाइंड्स बायोटिन, सही है। तो एविडिन जो होता है वो फौरन जो है वो बाइंड कर देता है बायोटिन के साथ, इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस निमोनिक को थोड़ा मॉडिफाई कर लें कि अवॉइड एविडिन टू अवॉइड बायोटिन डेफिशिएंसी, अवॉइड एविडिन टू अवॉइड बायोटिन डेफिशिएंसी। सो एविडिन जो है वो अवॉइड करना है, यानी एग रॉ जो होता है ना, रॉ एग वाइट, ठीक है। बाकी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो चीज़ें होंगी वो क्या क्या होंगी बायोटिन की, वो डर्माटाइटिस, ग्लोसाइटिस, एलोपेशिया, एंट्राइटिस, ये सारी चीज़ें होंगी। B9 जो होता है वो आपको पता ही है, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, सही है, DNA सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो इसका आयरन फिस्ट ब्रो आप लोगों को निमोनिक बताया हुआ है मैंने, कि आयरन की अब्जॉर्प्शन जो होती है वो ड्यूडेनम में होती है, फोलेट की अब्जॉर्प्शन जो होती है वो ड्यूडेनम में होती है, और ब्रो B12 की अब्जॉर्प्शन जो होती है वो ड्यूडेनम ड्यूडेनम आइलियम में होती है, टर्मिनल आइलियम में, सही है। सो इसमें न्यूरोपैथी भी होगी B12 की डेफिशिएंसी में। अब C फॉर कोलेजन सिंथेसिस, तो C जो होता है अगर कोलेजन सिंथेसिस नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, स्कर्वी होगा और कॉक्स क्रू हेयर होगा। विटामिन K की डेफिशिएंसी जो होती है, K फॉर कोआगुलेशन, तो जो K है उसकी डेफिशिएंसी में क्या होगा, न्यूनेटल हेमरेज वगैरह होगा, ठीक है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, विटामिन K डिपेंडेंट, कल ही हमने किया है। विटामिन D की डेफिशिएंसी जो होती है वो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया करवाती है। विटामिन E जो होता है वो रेटिनोपैथी और हीमोलिटिक एनीमिया और पेरिफेरल करवाएगा, ठीक है सर। वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द विटामिन्स, जिसमें जो जो चीज़ें करने वाली थी, क्योंकि अब टाइम कम था तो मुझे विटामिन्स को थोड़ा सा जल्दी मैंने गुजारा है,
लेकिन रफ़ी में तो है ही वाइटामिन ना, रफ़ी में तो है ही वाइटामिन, तो वो वाइटामिन हम इजीली रफ़ी में कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन दिस डायग्राम हियर। आयरन फिस्ट ब्रो का मतलब है आयरन की अब्जॉर्प्शन जो होगी वो ड्यूडेनम ड्यूजेनम आइलियम है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, ड्यूडेनम ड्यूजेनम आइलियम। सो आयरन फिस्ट ब्रो का मतलब है आयरन की अब्जॉर्प्शन होगी ड्यूडेनम में, फोलेट की अब्जॉर्प्शन होगी ड्यूजेनम में, और ब्रो यानी B12 की अब्जॉर्प्शन होगी आइलियम में। डन। अब ये जल्दी से ये पाथवे देख लें प्लीज, ये पाथवे देख लें। मेरा ख्याल है इतनी डिटेल में आपको बायोकेम पहले कभी किसी ने नहीं पढ़ाई जब से MBBS की है, ऐसे ही है ना। चलो ये देखें जी, अब ना ये सारे पाथवेज हैं, ऑलमोस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं मैं आपको दिखा दूं। ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पे हो रही है, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस यहाँ पे हो रही है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, HMP शंट यहाँ पे हो रहा है, फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कीटोजेनेसिस यहाँ पे हो रहा है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हो रहा है, और TCA साइकिल यहाँ पे हो रहा है, और यूरिया साइकिल यहाँ पे हो रहा है। और इन सब का रिलेशन, ये ऑलमोस्ट सारी बायोकेम है जो ये समरी है। अच्छा इस पे अब मैं ना इसमें मैं आपको ना सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो पेपर में आती हैं, और पाथवे भी वो वहां से शुरू करवाऊंगा जो आपको आसान लगे चीजें। इसमें ना अब ऊपर जो लिखा हुआ है ग्लाइकोलिसिस, इस पे फोकस करें, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब गौर करना है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है। ग्लाई का मतलब है ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। सो ग्लूकोज के कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं ना, 6 कार्बन होते हैं। सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट। कितने पायरोवेट्स, 2 पायरोवेट्स में, डेट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। सो 2 पायरोवेट्स के अंदर ये जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, और पायरोवेट की याद रखनी है बात, सही है, और वो क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सो MCQ नंबर 1, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, साइटोसोल में, साइटोसोल में। दिस इज MCQ नंबर 1, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, साइटोसोल में। अच्छा फिर अब ग्लूकोज, जब ग्लूकोज 6, अब ना इसके ना आप ग्लाइकोलाइसिस के 2 पार्ट्स कर लें, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेजेस कर लें। एक फेज होता है इधर तक G3P तक, G3P तक, ठीक है, ये फेज वो होगा जो एनर्जी को यूज करेगा। मैंने क्या बोला, G3P तक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, एनर्जी यूज होती है, ठीक है, नाम से ही उसका काम G3P, यानी हर चीज पीने वाला, एनर्जी को हड़पने वाला, G3P, ठीक है। सो G3P तक एनर्जी यूज होगी, ठीक है, लेकिन G3P के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मैंने क्या बोला, ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेजेस, G3P तक एनर्जी क्या होगी, यूज होगी, G3P के बाद क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये जो सारे फेजेस हैं यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जनाब, अब ये बात अगर आपको अंडरस्टैंड आ गई है, ये समझ आ गई है, तो अब अगली बातें समझना बड़ा आसान है कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, सही है। तो जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जब 3 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी इन दी फॉर्म ऑफ ATP और NADPH, और वो बनाएगी क्या, पायरोवेट। पायरोवेट जो होता है वो फर्दर आगे यूज होता है, फर्दर आगे यूज होता है, और उससे मजीद एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पायरोवेट जो है वो मजीद आगे यूज होगा, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, एसिटाइल को ये बनाएगा, वो स्ट्रेट पाथवे, तो इसको भी निमोनिक याद रख लें, CIKS6FMO, 6FMO,
सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, एफ फॉर फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलो एसीटेट। सो CIKS6 FMO। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको ये पाथवे पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस के बाद ये पाथवे शुरू होता है। ठीक है, अच्छा अब जनाब इसमें जल्दी से ग्लाइकोलिसिस को मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ कि ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में पहले कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ना, तो हेक्सा वर्ड का मतलब क्या है? 6। सो हेक्सो यानी 6 वाला, काइनेज मतलब फॉस्फेट देने वाला। सो एटीपी जो होगी वो एडीपी में कन्वर्ट होगी, यानी ये वाला स्टेप जो है वो एनर्जी को यूज करेगा, राइट। सो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि उसने फॉस्फेट को ले लिया। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज, एक एंजाइम होता है, वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल अपनी वो जगह चेंज करेगा, रीअरेंज करेगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होगा उस पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्ट करेगा। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज क्या करेगा? मजीद एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करवाएगा और फ्रुक्टोज सॉरी 1,6 बिस्फॉस्फेट। तो अभी तक हमने दो एटीपी यूज कर लिए। प्लीज टेल मी, अभी तक 2 एटीपी यूज हो गए? ठीक है, फिर वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट जो है वो G3P में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ G3P डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज, सॉरी। ठीक है, एल्डोलेज की प्रेजेंस में। बहरहाल आगे ये पूरा प्रोसेस करते करते जो G3P के बाद एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एंड पे आपके पास पायरोवेट बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स। पायरोवेट फर्दर आगे TCA साइकिल में यूज हो जाएगा। बाकी नेट एटीपी इसमें ना, अब जो MCQ आता है कि रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस का कौन सा होता है रेट लिमिटिंग एंजाइम? तो वो होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो होता है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होगा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो पायरोवेट। लेकिन बाज़ दफा क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं होती, तो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? क्लियर? ग्लाइकोलिसिस की ये बात क्लियर हुई? वैसे पायरोवेट, ऑक्सीजन है तो प्यारा प्यारा पायरोवेट, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टेट। ठीक है, अच्छा। पायरोवेट जो होता है फिर क्रेब्स साइकिल में इंटर होगा, सही है, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, ये वाले में। डन, बस इतनी सी बात है। नेट एटीपी प्रोडक्शन कितनी होती है? अच्छा, एक और आ जाता है कि इरिवर्सिबल स्टेप कौन सा होता है ग्लाइकोलिसिस में? इरिवर्सिबल स्टेप, तो याद रखना है कि इरिवर्सिबल स्टेप जो होता है वो ग्लूकोज के बाद जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गई ना, उसके बाद ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये रिवर्सिबल चीज होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेट एटीपी प्रोडक्शन कितनी होती है? ये मैंने अभी आप लोगों सारे ग्रुप्स में शेयर किया, आप लोग वो सारे देख लें। बिकॉज नेट एटीपी में ना सिर्फ FAD बल्कि NADPH भी जो है वो ATP की मद में गिनते हैं। NADPH स्टैंड्स फॉर 3 ATPs और FAD स्टैंड्स फॉर 2 ATPs। सो टोटल नेट ATP जो होती है वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, की रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होता है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है। डन सर, डन डन। इसके अलावा आपसे नहीं वो पूछते चीज़ें, जितनी मैंने बता दी है ना, आपको सारे वाइटामिन करवा दिए हैं, आपको जो है वो बेसिक शुरू में मैंने डिजीज़ करवा दी थी, और फर्दर आपको मैंने ये साइकिल्स जो है इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दी हैं। सही है, सो आपकी बायोकेम ऑलमोस्ट तैयार है थ्योरी वाइज। इरिवर्सिबल स्टेप ये है जी, एक दफ़ा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गई तो उसके बाद वो रिवर्स नहीं हो सकता, इसके बाद रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, डन सर, थैंक यू सो मच जी। अभी मैं आप सबको ये बता देता हूँ ग्रुप में कि 7:30 वाली क्लास मैंने आज 7:30 पे लेनी है या लेट लेनी है, बिकॉज आज मुझे कहीं जाना पड़ेगा। हो सकता है कि 7:30 वाली क्लास जो है उसका टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन आई विल इन्फॉर्म इन ग्रुप। ठीक है, वो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर देता हूँ अभी 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है,
फिर इंशाल्लाह यही चीज़ें हमने रिवाइज करनी है, विटामिन वगैरह और यही चीज़ें आपकी फर्स्ट रफ़ीउल्लाह के अंदर हैं, बस ये रिवाइज ही करनी है तो हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप लोग खुद भी रफ़ी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।